चलिए देखिए, सेंटर ऑफ मास जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, देखो एक बार क्लियर करते हैं हम लोग जो रोटेशनल मोशन जो यूनिट पढ़ रहे थे, इस पूरे यूनिट में मैंने आपको बताया था कि 3 चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास, दूसरा जो चैप्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो लास्ट का इसमें जो चैप्टर होता है वो है प्योर रोटेशन, जिसको हम लोग रोटेशनल मोशन बोलते हैं। रोटेशन एक्चुअली सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानोगे तो रोटेशन में उसका एप्लीकेशन होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी बुक के अंदर ये सारा एक ही चैप्टर है, ठीक है ना। और कोई रेफरेंस बुक उठाओगे तो उसमें ये 3 चैप्टर का डिवीजन होता है, ठीक है। जैसा कि हम पिछले भी चैप्टर्स में यही किए थे कि एनसीईआरटी बुक के जो चैप्टर्स हैं उनको ब्रेक में और फिर उसके बाद एनालिसिस किया पड़ा, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। अदर एक चैप्टर बहुत लंबा खिंच जाता है और वो फिर बोरिंग होने लगता है, ठीक है। तो बेसिकली बात क्या है कि सेंटर ऑफ मास जो चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें सीट में टोटल 10 क्वेश्चंस थे। 10 क्वेश्चंस हमने करा दिए थे आपको। सेंटर ऑफ मास जो चीजें होती हैं उतना सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया, मतलब सेंटर ऑफ मास हमारे एंड से खत्म हो गया था। ये लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बात कर दी थी, ठीक है। और पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सीट के सिस्टमेटिक ऑर्डर में कर लिए थे। उसके बाद रिजिड बॉडीज जो होती हैं उनका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो चीज भी हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो सेंटर ऑफ मास है ना वो आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिस्कस क्या चीज, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें क्या डिस्कस करना है भाई, एमओआई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज के लिए आपका जो नया चैप्टर होगा वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। बहुत ही छोटा सा होगा। सबसे बड़ा जो इसका सेक्शन है वो है रोटेशन, तो रोटेशन लंबा चलेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से भी छोटा होगा, ठीक है। चलिए देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंट्रोडक्शन समझते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, अगर इसको ब्रेक करके सोचो तो इसमें दो मेन पार्ट हैं, एक तो मोमेंट और एक है इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं पहले से कि इनर्शिया का क्या मीनिंग होता है। मोमेंट शब्द जहां भी जुड़ जाता है इसका मतलब होता है कि ये रोटेशन का सेंस देता है। मोमेंट का मतलब क्या होता है, रोटेशनल सेंस, रोटेशनल सेंस, ठीक है। और इनर्शिया का मतलब आप इनर्शिया समझते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर बड़े सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इनर्शिया एट द टाइम ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब इनर्शिया एट द टाइम ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत सिंपल वे में बोला जा रहा है। बाकी इसके 3 मीनिंग अलग अलग मैं आपको बताऊंगा। सबका कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए तो एक ही मतलब है, क्या चीज, इनर्शिया एट द टाइम ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है भाई। अब ये जो पहले ये जो बोल रहा हूं ना इसको लिखो आप, इनर्शिया एट द टाइम ऑफ रोटेशन, इनर्शिया एट द टाइम ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया एट द टाइम ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लाइन चेंज करके लिखिएगा, लाइन चेंज करके लिखिएगा। फॉर अ पॉइंट मास द प्रोडक्ट ऑफ, फॉर अ पॉइंट मास द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस between the point mass and axis of rotation, between the point mass and axis of rotation is the measurement of moment of inertia of that point mass, is the measurement of moment of inertia of that point mass। नोट कर लिया। एक बार फिर से पढ़ना जरा, सेकंड वाली लाइन में क्या लिखा था, स्टार्टिंग से पढ़िए, मतलब फॉर अ पॉइंट मास की से पढ़ो। For a point mass, the product of mass and the square of distance between the point mass and axis of rotation is the measurement of moment of inertia of that point mass। राइट, ओके। एक फार्मूला बना दो, अभी मैं सबको समझा दूंगा, पहले नोट कर लो, ठीक है। बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। आई इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर। एम का मतलब क्या होता है, पॉइंट मास, पॉइंट मास, और आर का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलिए देखिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पॉइंट मास की जो लिखी जाती है वो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर से लिखी जाती है, जहां पे एम का मतलब वो पॉइंट मास जिसकी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, और आर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये सारी बातें तो कहने सुनने के लिए होगी। अब यहाँ पे एक बड़ा जो टर्म निकल करके आ रहा है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहले हम ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्यों पढ़ते हैं और इसकी क्या जरूरत है, ठीक है। और फिर बाद में इस फार्मूले में वापस आएंगे।
तो यहाँ पे आप टॉपिक लगाएंगे, मतलब इसी के बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको हम समझते हैं। लिखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? देखो, जब कोई भी बॉडी रोटेट कर रही होती है, ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे ना, तो रोटेशन तभी पॉसिबल है जब वो बॉडी कहीं ना कहीं पे पाइवोटेड होती है। अगर पाइवोटेड नहीं है तो फिर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। पाइवोटेड का मतलब हो गया वो पॉइंट जहां पे हमारी बॉडी जो होती है फिक्स होती है और फिर वो रोटेट करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ये रॉड है, ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास ये कोई रॉड है और इस रॉड को मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लेट के इसको फिक्स कर देता हूँ, तो इस पॉइंट को हम पाइवोटेड पॉइंट बोलेंगे। और फिर इसको लेट के हम इसको रोटेट करा रहे हैं ऐसे, ये जो रॉड है वो पूरा ऐसे रोटेट कराई जा रही है, तो रोटेशन हो रहा है यहाँ पे। रोटेशन के केस में यहाँ पे ये जो रॉड है वो पाइवोटेड है। कोई भी चीज अगर आप कहीं पे भी रोटेट करता हुआ देखोगे ना, तो वो एक ना एक जगह पाइवोटेड जरूर होती है। जैसे आप ध्यान से देखिए, जैसे साइकिल का जो पहिया होता है, व्हील, उसमें भी अगर कायदे से देखो तो एक जगह पे वो पाइवोटेड होती है। वो बीच में सेंट्रल रॉड होती है ना, जिसके अबाउट वो क्या है, रोटेट कर रही है। तो वो जो पाइवोटेड पॉइंट है जहां के अबाउट वो फिक्स हो गई और फिर वो रोटेट करेगी, इसको हम लोग पाइवोटेड पॉइंट बोलते हैं। तो पाइवोटेड पॉइंट से पास होती हुई और प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसी को कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है भाई? एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब होता है अ परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द पाइवोटेड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी। जो बॉडी रोटेट कर रही है जिस प्लेन में, जैसे ये रॉड जो है ना, कायदे से देखो तो ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये इसका प्लेन हो गया। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, जहाँ कई जगह देखोगे तो हो सकता है। रोटेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर और पाइवोटेड पॉइंट से पास होती हुई जो लाइन होती है उसी को हम कहते हैं क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर यहाँ से पाइवोटेड है तो यहाँ से जो ये लाइन ऐसे अगर आप देखोगे तो इसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इसके प्लेन के, रोटेटिंग प्लेन की क्या है? परपेंडिकुलर, और ये पाइवोटेड पॉइंट से भी पास हो रहा है। साइकिल का पहिया जब घूमता है तो उसमें भी वो जो रॉड लगी होती है बीचों बीच, राइट, जो फिक्स्ड रॉड होती है फिर वो रोटेट करता है, वो रॉड क्या चीज है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। कायदे से देखो तो वो रॉड पाइवोटेड पॉइंट से पास हो रहा है और प्लेन ऑफ रोटेशन की क्या है? परपेंडिकुलर। सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन में भी देखिए क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, बीच से जो रॉड लटक रही होती है वो चीज होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जरूर होगा, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन जो मैंने बोला था उसको जरा नोट कर लेते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन लिखिएगा, अ लाइन, लिखो भाई, अ लाइन पासिंग थ्रू, अ लाइन पासिंग थ्रू द पाइवोटेड पॉइंट एंड अ लाइन पासिंग थ्रू द पाइवोटेड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू, and perpendicular to the plane of rotation, perpendicular to the plane of rotation of the body, perpendicular to plane of rotation of the body is called axis of rotation, is called axis of rotation। बोलो, नोट कर लिया यहाँ तक? यस सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। नोट करो, a line passing through, a line passing through pivoted point and perpendicular to the plane of rotation of the body, perpendicular to the plane of rotation of the body is called axis of rotation, is called axis of rotation। pivoted point मतलब वो फिक्स्ड पॉइंट, और एक्सिस ऑफ रोटेशन उस पॉइंट से पास होती हुई और प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, ठीक है। चलो अच्छा, एक्स वाई जेड एक्सिस तो सभी लोग जानते हैं, फिर भी एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस की बार बार बात होगी। एक्स वाई जेड एक्सिस आप कॉपी पेन पे कैसे बनाते हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि कॉपी पेन पे तो आप बना ही नहीं पाओगे, सच यही है ना। कॉपी पेन पे एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस बना पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग कॉपी पेन को देखा जाए तो पर्टिकुलर प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि एक्स वाई जेड 3D में एग्जिस्ट करता है। तो आप 2D प्लेन पे 3 डायमेंशनल बॉडी कैसे दिखा सकते हो? वैसे दिखाने का तरीका तो कॉपी पेन पे ये होता है कि ये मान लो एक्स एक्सिस ये वाई, तो ये कहते हैं जेड एक्सिस, बट ये इसमें बहुत ज्यादा फील नहीं होता। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये थोड़ी मुश्किलें क्रिएट करता है जो 3D में बातें होने लगती है। तो इससे निपटने का सीधा सा तरीका है, आप डायग्राम बनाइए नहीं, ये 3D में बनाने की कोशिश ही ना करिए, आप बस इमेजिन करिए कैसे आपको एक्स वाई जेड कैसे मानना है। बार बार मैं जब कभी भी आगे एक्स वाई जेड यहाँ पे लूंगा तो ऐसे ही लूंगा, तो आप इस बात को समझिए। एक्स वाई जेड एक्सिस आपको कैसे लेना है, जैसे आपने फेस ऐसे बोर्ड की तरफ में फेस करके खड़ा हूं, तो अपने जो ये राइट हैंड को ऐसे अगर स्ट्रेच किया तो ये जो चीज है, और लेफ्ट हैंड को अगर मैं स्ट्रेच करूं, अगर आप देख पा रहे हो, मतलब ऐसे जब स्ट्रेच करोगे दोनों हाथ को, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? एक्स एक्सिस। ये जो चीज होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस।
अपने फ्रंट और बैक को हम लोग क्या मानेंगे, ऐसी जो लाइन होगी उसको हम लोग क्या मानेंगे, वाई एक्सिस, और अपनी जो हाइट होती है उसे हम क्या मानेंगे, जेड एक्सिस। सभी को मेरी बात समझ में आई, एक्स वाई जेड बोलो। हाँ भाई, Yes, sir. आप देखो एक्स वाई जेड अगर आपको समझ में आ गया तो आप मेरे को बताएंगे, कुछ रोटेटिंग सिस्टम में आपको ऑब्जर्व करा रहा हूं, आप मेरे को बताएंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा एक्सिस बन रहा है। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, जैसे मेरा ये हैंड है, ये मेरा हैंड है, मैं इसको अगर ऐसे रोटेट कराऊं, ऐसे अगर मैं रोटेट कराऊं इसको, तो आप बताइए एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा एक्सिस बन रहा है, एक्स वाई जेड कौन सा एक्सिस बन रहा है, बोलो। हाँ भाई, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। Y-axis. हाँ, वाई एक्सिस, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन मैंने बोला था ना, वो पियोटेड पॉइंट से पास होता हुआ। तो अगर मैं यूं ऐसे रोटेट करा रहा हूं तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे पियोटेड है और यहाँ पे पायोटेड होने के बाद आप अगर देखा जाए तो प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर, तो प्लेन ऑफ रोटेशन तो यही है, तो इसके परपेंडिकुलर अगर देखोगे तो यू बनेगा, ऐसे ये बनेगा। तो ये जो लाइन है ये क्या चीज है, ये वाई एक्सिस है, यानी यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए मेरा ये जो सर है ना, मैं इसको घुमा रहा हूँ और आप बताएंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं ऐसे किसी को ना करके बोल रहा हूँ, ना में आंसर कर रहा हूँ, आप बताएं यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से गुजर रहा है और कौन सा है। पहले बात बताओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से गुजर रहा है, बोलो। सब पीछे नेक से। हाँ, नेक्स्ट से गुजर रहा है, और किस एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, एक्स वाई जेड किस में जा रहा है, Z-axis. हाँ बिल्कुल जेड एक्सिस। देखो क्या है ना कि यहाँ से ये पियोटेड है, यहाँ से पायोटेड है, और अगर मैं बात करूं तो प्लेन ऑफ रोटेशन ये है, ऐसे मैं जब आपको नाम में आंसर कर रहा हूँ ऐसे घुमा रहा हूँ, तो प्लेन ऑफ रोटेशन ये ऐसे है, तो प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट मींस कि ऐसे। तो ये वाला जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस है। तो जब मैं किसी को नाम में आंसर करता हूँ ऐसे, तो इसका मतलब जेड एक्सिस के अबाउट में अपना सर घुमा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा किसी को मान लो ऐसे मतलब हाँ में आंसर करके करना है, जैसे आप देखिए ऐसे, ये भी तो रोटेशन हो रहा है, बोलो बोलो कौन सा एक्सिस, X. हाँ यहाँ पे एक्स एक्सिस में हो रहा है, ये जो है ना यहाँ से गुजरता हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लेन ऑफ रोटेशन ऐसे है, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये चीज हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्स वाई जेड कोई भी एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन क्लियर हो गया होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर दो प्रॉपर्टी है, पहली बात वो पायोटेड पॉइंट से होकर के गुजरना चाहिए, और दूसरी बात है कि वो प्लेन ऑफ रोटेशन की क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हम चैप्टर स्टार्ट किए थे उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो आप नाउ तो टॉपिक भी लगा सकते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए देखिए, आपने ये बात नोटिस किया होगा अपने डेली टू डेली लाइफ में कि जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं ट्रांसलेशन की बात करता हूं, मान लो कोई ब्लॉक है किसी सरफेस पे, रेस्ट में, मैं इसे चलाना चाहता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स लगाएंगे। तो इसके ऊपर जो हम फोर्स लगाते हैं चलाने के लिए और एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन लाने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं इस बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। ये बात सबने नोटिस किया होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है ना भाई। जितना ज्यादा मास होगा एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन इसके अंदर जनरेट करने के लिए उतना ज्यादा फोर्स की मेरे को जरूरत पड़ती है। चलो ये तो बात हो गई ट्रांसलेशन में। आपने क्या रोटेशन के टाइम पे कभी ये चीज नोटिस किया है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ही कुछ सवाल पूछता हूँ, देखो जैसे मान लीजिए कि एक साइकिल का पहिया है और उसे जमीन पे ऐसे रोल करा दिया मैंने, तो ऐसे वो जमीन पे रोल कर दिया, साइकिल से निकाल लिया उसको, साइकिल का पहिया है उसको साइकिल से निकाल लिया और उसके बाद उसको जमीन पे ऐसे रोल करा दिया। ठीक है, वो रोल करता हुआ मान लो जा रहा है ऐसे, ठीक है ना, वो ऐसे रोल करता हुआ जाएगा। अच्छा दूसरी चीज एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो ट्रक का पहिया है ना, ट्रक की व्हील है कोई, आप देख सकते हैं, ठीक है, काफी भारी भरकम सा होगी, तो ये कोई ट्रक का व्हील है और उसे भी मैंने ट्रक से निकाल करके उसे भी जमीन पे ऐसे रोल करा दिया और वो भी अपना रोल करते हुए जा रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि दोनों को जो कि रोल करते हुए जा रहे हैं, दोनों को मेरे को रोकना है, मतलब रोल करते हुए जा रहे हैं उनके रोटेशन को मेरे को रोकना है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को कोई ना कोई रिवर्स टॉर्क देना पड़ेगा। अब मैं टॉर्क बोल रहा हूँ, शायद आपको टॉर्क आता नहीं आता मेरे को नहीं पता, आप फोर्स ही समझो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बाकी हम टॉर्क आगे पढ़ लेंगे। भाई अगर ये रोल करते हुए जा रहा है और इन दोनों को रोकना है मेरे को बारी बारी, तो मेरे को दोनों को फोर्स लगाना पड़ेगा रिवर्स डायरेक्शन में, जो कि इन दोनों को रोकेगा, है ना भाई। तो जो हम फोर्स लगाएंगे, जो हम फोर्स लगाएंगे वो किस में कम किस में ज्यादा लगाएंगे, साइकिल वाले पहिए में कम लगाएंगे ज्यादा लगाएंगे, आप बताइए। हाँ भाई, सर साइकिल में कम लगेगी साइकिल और में, ट्रक में ज्यादा लगनी चाहिए। ट्रक में ज्यादा लगनी चाहिए, ट्रक वाले व्हील में आपको ज्यादा टॉर्क लगाने की जरूरत पड़ेगी, रिवर्स टॉर्क, जबकि साइकिल वाले में कम। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि साइकिल वाले
कि साइकिल के व्हील को रोकना आसान काम है देन कंपेयर टू ट्रक, ठीक है? ऐसा क्यों है? अच्छा, आप किस चीज का मतलब क्या चीज आप चेंज क्या करना चाह रहे हो? आप रोटेशनल स्टेट में चेंज करना चाह रहे हो। ये रोटेट कर रही थी, ये भी रोटेट कर रही थी और आप इनके रोटेशनल स्टेट को चेंज करना चाह रहे हो, तो आपको एक रिवर्स टॉर्क लगाने की जरूरत है। आप ऐसे समझ लो रिवर्स फोर्स लगाने की जरूरत है। तो वो फोर्स कितना लगाया जाएगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा, राइट? आंसर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन दोनों में जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होती है उसमें मेरे को ज्यादा रिवर्स टॉर्क लगाने की जरूरत पड़ती है, जिसमें कम होती है वो कम टॉर्क लगाने से ही रुक जाता है। तो सिंपल सी बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे देखो ना, मास डिसाइड करता है कि कितना फोर्स चाहिए, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करती है कि रोटेशनल स्टेट को चेंज करने के लिए कितना टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क इज बेसिकली, इसीलिए कहीं कहीं पे इसकी डेफिनेशन आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ऐसे भी मिल जाती है कि इट इज रोटेशनल एनालॉजी ऑफ मास। मतलब जो काम ट्रांसलेशन में मास का होता है, रोटेशन में वही काम किसका होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। यानी सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ये बताती है कि किसी भी बॉडी की रोटेशनल स्टेट को चेंज करना कितना टफ काम है या कितना आसान काम है। ये बात हमें पता चलती है उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, उसके रोटेशनल स्टेट को चेंज करने में उतना ज्यादा मुश्किलें होती है, और जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होती है उसकी रोटेशनल स्टेट को आप जल्दी से चेंज कर पाते हो। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है? कुछ और भी एग्जांपल्स जो है हम लोग देखते हैं। देखिए, अभी ये सारी बातें हम लोग नोट भी कर लेंगे। जैसे एज्यूम करिए कि मैं जैसे साइकिल के पहिए सबने देखा है, तो मैं साइकिल के पहिए पे वापस आ जाता हूँ। जैसे सपोज दैट कि ये कोई साइकिल का व्हील है। आपने कभी ये बात सोचा है कि साइकिल की जो व्हील होती है उसमें जो टायर होता है, जो ट्यूब होती है और उसके अंदर जो भी 2-4 किलो एयर भरी होती है, वो सब यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे ही होता है। टायर और ट्यूब सब कुछ कहाँ होता है, सरकमफ्रेंस पे ही होता है। बीच में क्या होता है, तो लगभग खाली होता है, यहाँ पे स्पोक्स लगी होती है, ठीक है? लगता है जैसे बीच में मास है ही नहीं। ये तो हो गया, मतलब मान लो यहाँ से एक्सेस ऑफ रोटेशन गुजरेगा, बीच में लगभग ये खाली है। मोस्ट ऑफ द मास इस पूरे व्हील का कहाँ है, किनारे पे है, ठीक है? अब मान लीजिए सपोज दैट कि ये पूरा जो है ना, पूरा का पूरा जो व्हील है इसका मास जो है वो लेट की 10 केजी का है, ठीक? तो इस 10 केजी का जो व्हील है इसकी डिजाइन आप देखिए कैसे करी गई है। मोस्टली ये 10 केजी मास कहाँ है, किनारे पे। बीच में मतलब लगभग मास जीरो है। स्पोक्स का कितना मास होगा, बहुत ही कम होगा। तो इस तरीके की डिजाइन साइकिल के पहिए में बनाई गई है। एज्यूम करिए कि मैं यही 10 केजी का ही व्हील बनाऊं, मगर मैं इस तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, जैसे पहले के जमाने में होता था। पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग स्टेम वगैरह होते थे ना पेड़ के, उसको काट के और पूरा मतलब ऐसे डिस्क के शेप का और वो पहिया बना देते थे ऐसे, है ना? जो बुलक कार्ट या हॉर्स कार्ट वगैरह में लगा करके दौड़ाते थे लोग पहले के टाइम पे। पहले सबसे पहले तो पहिए ऐसे ही बनाए गए थे ना। तो ये भी मान लो कि 10 केजी का है, ये वाला भी व्हील जो है वो 10 केजी का है, ये वाला भी व्हील 10 केजी का है। मतलब मास मास के मामले में कहीं भी कम ज्यादा नहीं है, दोनों के दोनों पूरी तरीके से क्या है, मास के मामले में सेम। छोटा बड़ा आपको ये डायग्राम में मेरे लग रहा होगा, आप ऐसा ना मानिएगा। मास इसका भी 10 केजी मैंने बनाया, इसका भी 10 केजी बनाया। दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मास किनारे है, यहाँ पे उसका मास पूरे में बिखेर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया यूनिफॉर्मली, ठीक? अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ और आप आंसर करेंगे। इन दोनों में से अगर मान लो दोनों के दोनों व्हील को मैं ऐसे रोल करा दूं सेम स्पीड से दोनों को रोल करा दूं और मैं कहूं कि दोनों को रोक के दिखाओ कि कौन जल्दी रुक जाएगा, तो कौन जल्दी रुक जाएगा आप बताइए। अच्छा, एक अभी आपको समझने में मुश्किल आ रही है, रुको 1 मिनट। एज्यूम करो ना, आप अभी प्रेजेंट टाइम में तो साइकिल के अंदर आपको इस तरीके के पहिए नजर आते हैं। एज्यूम करिए कि आपके साइकिल में मैं ऐसा पहिया लगा दूं, आप एक बार साइकिल चला करके और अगर पैडल मारना छोड़ दोगे तो कौन सी साइकिल पहले रुक जाएगी, जिसमें ये पहले टाइप का व्हील लगा होगा, जिसमें दूसरे टाइप का व्हील लगा होगा? सर पहला वाला। मेरा क्वेश्चन फिर से सुन लो। मैंने ये बोला ना कि जैसे हमारे साइकिल में लेट की 2 तरीके के व्हील लगा दिए गए, दोनों के मास कितने हैं, 10 केजी। अब मैं साइकिल को दौड़ाता हूँ, पैडल वगैरह दौड़ाता हूँ एक पर्टिकुलर स्पीड से और फिर पैडल मारना छोड़ देता हूँ। अभी भी आप देखिए पैडल मारना छोड़ दोगे तो साइकिल कुछ दूर तक ऐसे जाती रहती है। अगर मैं इन दोनों तरह के पहियों का यूज करूं बारी बारी, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कौन सी साइकिल पहले रुक जाएगी अगर मैं पैडल मारना छोड़ दूं, ये पहली वाली या दूसरी वाली? तो आंसर है दूसरी वाली। ये दूसरी वाली पहले रुक जाएगी, दूसरी वाली जो व्हील है ना वो पहले रुक जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. है ना? ये मतलब हम लोगों ने तो छोटे टाइम पे अपने गांव में बहुत ऐसे ऐसे मतलब वो व्हील वगैरह रोटेट कराया था भैया, पता नहीं आपने किया नहीं किया। इस तरीके की व्हील पहले रुक जाती है जिसमें पूरा मास दिख रहा होगा। कभी डिस्क उस्क लगा के दौड़ा के देखो ना, डिस्क दौड़ाओ, एक रिंग दौड़ाओ, आप डिस्क पाओगे जल्दी गिर जाएगी, रिंग दूर तक चलती हुई चली जाती है।
ठीक है, तो ये चीज पहले रुक जाती है और ये चीज देर तक जो है मतलब वो चलती रहती है। अच्छा, एक चीज और है, स्टार्टिंग के टाइम पे, अगर मैं स्टार्टिंग के टाइम पे अगर मैं बात करूं कि चलाने की, जस्ट स्टार्टिंग के टाइम पे जैसे साइकिल रुकी हुई थी और मेरे को चलाना है, राइट, तो उस केस में ये वाली जो व्हील है वो थोड़ी मुश्किल करेगी चलने में। मगर अगर ये एक बार चल गई अगर, तो इसको रोकना मतलब थोड़ा मुश्किल काम है और ये जो है वो जल्दी से रुक जाती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ पता है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होती है और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होती है। साइकिल के पहियों में ये स्पेसिफिक डिजाइन इसलिए की जाती है टू इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसा इसलिए क्योंकि आप बीच में थक जाओ और पैडल चलाना छोड़ दो तो फिर वो साइकिल चलती रहे, नहीं तो पता चले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी तो साइकिल तुरंत ही रुक जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली आप देख रहे हो अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से मेरे को कहीं पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाना पड़ता है, कहीं पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटाना पड़ता है रोटेटिंग बॉडी की। सिंपल सी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा है, राइट, तो बॉडी की रोटेशनल स्टेट में चेंज करना मुश्किल होता है, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो रोटेशनल स्टेट में चेंज जल्दी से हो जाता है। जैसे आप इनर्शिया के बारे में कहते हो ना कि रुकी हुई बॉडी को चलाना भी मुश्किल होगा, चलती हुई बॉडी को रोकना भी मुश्किल होगा। कब? जब मोमेंट ऑफ जब इनर्शिया ज्यादा होगी कि इनर्शिया कम होगी। सिंपल बात करते हैं, इनर्शिया के बारे में सभी लोग क्या जानते हैं? इनर्शिया जिस बॉडी की ज्यादा होती है उसके बारे में कहा जाता है कि रुकी हुई है तो चलाना मुश्किल होगा, और अगर एक बार चल पड़ेगी तो रोकना मुश्किल होगा। सही बोल रहा हूँ? इनर्शिया ऐसी ही होती है क्या? बोलो। Yes, sir. दो बातें हैं इसमें, रुकी हुई बॉडी को चलाना भी मुश्किल है और चलती हुई बॉडी को रोकना भी मुश्किल है। कब? अगर इनर्शिया ज्यादा है। बस यही चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बस वहां रोटेशन देखना होता है। रुकी हुई बॉडी को रोटेट कराना भी मुश्किल होगा, और अगर एक बार रोटेट कर गई तो रोकना भी मुश्किल होगा अगर क्या ज्यादा होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका अपोज करती है? चेंज इन रोटेशनल स्टेट का अपोज करती है। जिस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा, चेंज इन रोटेशनल स्टेट ऑफ द बॉडी जो होगी अगर हम करना चाहें तो वो उतना ज्यादा अपोज करती है बॉडी। कुछ समझ में आया? बोलो। हाँ भाई, Yes. कौन बता रहा है? जल्दी से बताना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एक बार बताओ। तो जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगी उसको चलाना भी मुश्किल है और रोकना भी मुश्किल है। हाँ, मगर चलाने में यहाँ पे सिंपल ट्रांसलेशन की बात ना करिए, रोटेशन की बात करेंगे। उसको रोटेट कराना भी मुश्किल होगा, और अगर रोटेट कर गई तो फिर रोकना भी मुश्किल होगा, मतलब कि चेंज इन रोटेशनल स्टेट जनरेट करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने टॉपिक लगाया था उसके अंदर जो है वो ये इन बातों को हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, लिखिएगा। हायर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी रिप्रेजेंट्स दैट, higher the moment of inertia of a body represents that, higher the moment of inertia of a body represents that the body has tendency to oppose any kind of change in its rotational state strongly, in its rotational state strongly। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको सुनाते जाता हूं, सुनते जाना, बाद में निकलेंगे। एक तो आपके एग्जाम में यही सवाल आता है कि जो व्हील्स होती हैं, जो व्हीकल्स में या साइकिल में जो पहिए लगाए जाते हैं, उनकी स्पेसिफिक डिजाइन इस तरह की क्यों की जाती है। ठीक है, तो आंसर है क्या चीज बताओ? टू इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया या टू रिड्यूस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? साइकिल के पहिए की डिजाइन ऐसा क्यों होती है? बोलो। हाँ भाई, To increase the moment of inertia. बिल्कुल, टू इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लाइन चेंज करके पहला एग्जांपल लिख लो। लाइन चेंज करके पहला एग्जांपल लिखिए, इन व्हील्स मोस्ट ऑफ द मास, इन व्हील्स मोस्ट ऑफ द मास resides far from the axis of rotation, far from the axis of rotation। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से, जबकि मास उससे काफी दूर होता है। फार फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कॉमा, टू इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टू इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील, टू इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील। अच्छा, एक टर्म है, क्या आपने कभी नाम सुना है? सैफ्ट, SHAFT, इसका नाम सुना है कभी? सर पेड़ में सुना है, ट्री में, ठीक है, कहाँ पे सुना है? सर ट्रीज वगैरह में। क्या होता है ट्रीज में सैफ्ट, बताओगे एक बार? सर जो उसकी जो ट्रंक होती है शायद उसी को शाफ्ट बोलते हैं।
अब चलो पता नहीं, ये सब शायद बायोलॉजी की टर्म्स में बात कर रहे होगे तो मेरे को नहीं पता। देखो क्या होता है ना, जो मशीन्स होती हैं, इंजन्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, मशीनों के, मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात अगर मैं करूँ, तो कोई भी जो इंजन होता है, कोई भी मशीन होती है, उसमें कई बार ये सैफ्ट शब्द का मतलब आप यूज देखोगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी ये सैफ्ट लिखा हुआ आता है। क्या होता है ये सैफ्ट? देखो, सैफ्ट होता है, जैसे आपने कभी अगर देखा हो, अ, जैसे ट्रक होती है, ट्रक ट्रक को अगर कभी पीछे से आप देखो ना, तो उसकी जो दोनों व्हील्स होती हैं, वो लगता है जैसे एक रॉड होती है, और उस रॉड में एक किनारे ये वाली व्हील लगी होती है और एक किनारे ये वाली व्हील लगी होती है। तो ये जो रॉड होती है, राइट, इसको सैफ्ट बोला जाता है। और अच्छे तरीके से बोले ना, तो जैसे कई बार ये सैफ्ट रोटेटिंग सैफ्ट हो जाती है, रोटेटिंग सैफ्ट हो जाती है। कभी वो जो 3 पहिए वाले छोटे वाले जो ऑटो आते हैं ना, उनको देखना, तो उनको आपने अगर नोटिस किया हो पीछे से, तो उनमें मतलब ये जो दोनों व्हील आपको पीछे से जो नज़र आती हैं, आपको क्या यहाँ पे एक डंडी होती है जो रोटेट करते हुए नज़र आती है, साथ में पहिए के, देखा है? ऐसा होता है क्या? Yes, sir. ये जो Yes, sir. रॉड होती है ना, जो व्हील से अटैच्ड होती है, ये जो रॉड होती है जो व्हील से अटैच होती है, ये रोटेट करती है उस व्हील के साथ-साथ। ये इनफैक्ट इस रॉड का कनेक्शन कहीं इंजन से होगा, तो इंजन से ये रॉड घूमती है और रॉड से ये व्हील लगा होगा, तो व्हील भी रोटेट करता है। तो इसको हम लोग शैफ्ट बोलते हैं। इस रॉड को हम लोग क्या बोलते हैं? शैफ्ट। शैफ्ट का मतलब होता है कोई भी एक रॉड जो कि रोटेटिंग रॉड होती है और उसमें कोई व्हील वगैरह लगा दो, तो वो व्हील को भी रोटेट करा देती है, तो उसको हम शैफ्ट बोलते हैं। ठीक है? तो इंजन्स वगैरह में ये काफ़ी ज़्यादा तरीके से यूज़ किया जाता है। हम आप कभी देखिएगा, ट्रक जो होता है ना, ट्रक में एक रोटेटिंग शैफ्ट भी होती है, बाकी ये तो है ही, एक रोटेटिंग शैफ्ट भी होती है। उसके नीचे वो नज़र आती है, ऐसे रॉड होती है जो रोटेट कर रही होती है। आगे वाले मतलब आगे तो इंजन होता है और पीछे वाले व्हील को रोटेट कैसे करा पाता है? क्योंकि एक शैफ्ट होती है जो कनेक्ट कर रही होती है इंजन को और उस पीछे वाले व्हील को, ठीक है? यहाँ पे एक रॉड होती है और ये रोटेटिंग शैफ्ट होगी। ये रोटेटिंग शैफ्ट यहाँ पे आकर के एक मतलब डिवाइस होती है जो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है लोड को, और अल्टीमेटली ये व्हील जो है वो चलना शुरू कर जाती है। ये वाली शैफ्ट कैसी है? रोटेटिंग शैफ्ट। इंजन तो आगे होता है ट्रक का, और वहां से पीछे वाले व्हील में किस तरीके से रोटेशन दिया जाता है? इस शैफ्ट के थ्रू दिया जाता है, ठीक है? आप ये सब छोड़ो, एक और बढ़िया सा एग्जांपल देते हैं। कभी अगर जनरेटर देखे हो, छोटे वाले जनरेटर, या मतलब जो इंजन्स होते हैं, ठीक है ना? तो इंजन्स वगैरह में आपने अगर देखा होगा, तो एक फ्लाई व्हील लगी होती है, फ्लाई व्हील, ठीक है? ये फ्लाई व्हील जिस रॉड पे लगी होती है, उसको शैफ्ट बोला जाता है। फ्लाई व्हील क्या होती है? फ्लाई व्हील क्या होती है? तो इंजन्स में अलग से एक पहिया होता है जो साथ में घूम रहा होता है। किसी ने देखा है कभी? इंजन्स में लगता है जैसे उस पहिए को निकाल दो, कोई मतलब लगता नहीं कि इंजन रुक जाएगा, बट इंजन के साथ-साथ वो पहिया भी फालतू में लगता है जैसे घूमता रहता है। जैसे जनरेटर में आपने कभी देखा हो, जो मतलब फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो जनरेटर जो नहीं आते हैं बहुत तेज आवाज करते हैं, उनमें एक बड़ा सा चक्का होता है जो घूम रहा होता है साथ-साथ। देखा है किसी ने? बोलो। हाँ भाई। Yes, sir. Yes, sir. वो जो चक्का जो घूम रहा होता है, वो जो व्हील जो घूम घूम रही होती है, उसको हम फ्लाई व्हील बोल रहे हैं, और जिस एक्सिस पे वो लगाई गई होती है, उसको हम शैफ्ट बोल रहे हैं, क्योंकि उस शैफ्ट में वो रोटेट कर रही है और उसकी वजह से वो व्हील भी रोटेट कर रही है, राइट? अगर मैं इस व्हील को निकाल दूं, तो आप बताइए क्या जनरेटर बंद हो जाएगा? बोलो। No, Yes, sir. sir. नहीं बंद होगा। अरे व्हील को निकाल देने से, चढ़ा देने से क्या होता है भाई? कुछ नहीं होगा। उस फ्लाई व्हील को अगर हम निकाल देंगे ना, तो जनरेटर बंद नहीं होगा, बट एक प्रॉब्लम आ जाएगी। वो प्रॉब्लम जो होती है ना, वो कहीं न कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड होती है। मैं अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल के लिए इस बात को क्लियर करिए कि फ्लाई व्हील को लगाने से या निकाल देने से जनरेटर बंद नहीं होगा, चाहे स्टार्ट नहीं होगा, इसकी बात अलग है। ठीक है? बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये था ना, जो दूसरा एग्जांपल था वो ये था, और सीधा-सीधा एग्जाम में आता है कि इन जनरेटर्स या इन इंजन्स, फ्लाई व्हील्स आर प्रोवाइडेड थ्रू द शाफ्ट। फ्लाई व्हील शाफ्ट के थ्रू प्रोवाइडेड होते हैं इंजन्स में। व्हाई? ये ऐसे करके क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में मिलेगा। तो मैं उसका आंसर आपको देता हूँ कि ये जो फ्लाई व्हील है वो इंजन में क्यों प्रोवाइड किया जाता है। किसी भी इंजन में होता है, मैं बताऊं, आप सच तो ये कि अगर वैसे देखा नहीं होगा कभी, अगर मैं कार के भी इंजन को ओपन कर दूं, मतलब कोई भी इंजन हो, कोई ऐसा इंजन होता ही नहीं जिसमें फ्लाई व्हील ना लगा हो। हर एक इंजन में ये फ्लाई व्हील लगा होता है। किसी में बाहर से ही दिख जाता है, किसी में अंदर वो बंद होता है, तो उसको निकाल के देखना पड़ेगा। इंजन कोई भी हो, उसमें फ्लाई व्हील जरूर होता है, राइट? तो ये फ्लाई व्हील क्यों लगाया जाता है? जबकि इसको निकाल देने से इंजन बंद नहीं होगा। पता है क्या होगा? देखो, फ्लाई व्हील लगाया जाता है टू इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट ऑफ द इंजन। इंजन जो होता है उसकी शाफ्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाने के लिए फ्लाई व्हील लगाया जाता है। मैं और अच्छे तरीके से बताता हूँ, इसको समझिए क्यों।
जैसे मान लो कोई जनरेटर है, ठीक है ना, आपके मतलब जनरेटर है कोई, और वो जो जनरेटर है आप सबको पता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोवाइड कर रहा है, राइट? तो उसमें क्या है कि मतलब इंजन चल रहा है अपना उसका, इंजन जब चल रहा है तो उसी से कहीं ना कहीं अंदर आपने आगे पढ़ोगे कि मतलब जो इंजन जब चलता है तो उसमें मूविंग कॉइल होती है जो मैग्नेटिक फील्ड में चलती है, जिसकी वजह से वो करंट बनता है, वो चेंज इन फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है फिलहाल। तो आप ऐसे समझिए ना कि जितना जल्दी जल्दी ये चलेगा करंट उतना ज्यादा जनरेट होगी इस इंजन से, ठीक है? अगर इसकी स्पीड स्लो हो गई करंट का प्रोडक्शन भी स्लो हो जाएगा, और फास्ट हो गई तो करंट का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, फास्ट। कहने का मतलब क्या है कि कितनी करंट बन रही है ये डिपेंड करता है कि ये इंजन इसका कितना जल्दी जल्दी घूमेगा या कितना स्लो घूमेगा, ठीक है? अब होता क्या है कि जो इसके ऊपर लोड होता है, जैसे मान लो जो भी ये करंट बना रहा होगा उस करंट को हम यूज तो कर ही रहे होंगे, कोई ना कोई यूजर होगा, ठीक है? मान लो 2 4 10 20 ट्यूबलाइट जलाए पड़े हो, 2 4 5 पंखे चला रहे हो या कुछ भी, मतलब जो भी ये करंट बना रहा है उस करंट को आप यूज तो कर ही रहे होंगे। तो जो चीज भी आप इसके साथ कनेक्ट किए हो उसे हम लोड कहेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि लोड बढ़ जाता है या घट जाता है। जैसे मतलब कि मान लीजिए आपने 4 ट्यूबलाइट ज्यादा जला दिया, तो 4 ट्यूबलाइट अगर ज्यादा जला दोगे तो बताओ कि इस जनरेटर की स्पीड स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी, क्या होगा आप बताइए? हाँ भाई, Slow. स्लो हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे पावर का ज्यादा यूज करने लगेंगे, राइट, अगर ज्यादा लोड बढ़ा देंगे तो सीधी सी बात है कि इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी, है ना? या मान लो कम कर दिया, इसके लोड को कम कर दिया तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो लोड जो होता है कम ज्यादा करने से इसकी स्पीड जो है वो फ्लक्चुएट करेगी। अच्छा, लोड आप अगर ना भी मतलब नंबर ऑफ एप्लियंसेस अगर कम ज्यादा ना करो तभी भी लोड कई बार ऐसा होता है कि कम ज्यादा हो जाता है। तो लोड अगर कम ज्यादा हुआ तो इसकी स्पीड जो है वो फ्लक्चुएट करेगी और ये जर्क प्रोड्यूस करेगा अपने आप, कभी फास्ट कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो। ये समस्या जब आएगी तो ये थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करेगी कि इंजन अपने आप स्लो हो जा रहा है, अपने आप फास्ट हो जा रहा है, यहाँ पे हल्का भी लोड फ्लक्चुएट कर रहा है। हम चाहते हैं कि थोड़े बहुत लोड अगर फ्लक्चुएट भी करे तो इंजन की स्पीड कांस्टेंट बनी रहे। हम नहीं चाहते कि इसकी स्पीड जो है वो चेंज करे। तो इसकी स्पीड कांस्टेंट कैसे बनेगी? ये वाला जो फ्लाई व्हील है ना, इसके सैफ्ट के साथ चढ़ा दो, ऐसे सैफ्ट पे ऐसे फ्लाई व्हील लगा दो। फ्लाई व्हील जब लगा दोगे तो इस सैफ्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर जाएगी। तो जब इस इंजन की स्पीड बढ़नी चाहेगी तो ये बढ़ने नहीं देगी। अगर मान लो स्पीड इंजन की घटना चाह रही है तो ये घटने भी नहीं देगी। यानी थोड़ी देर तक के लिए कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड करने में इस फ्लाई व्हील का रोल है। क्यों? क्योंकि इस फ्लाई व्हील को लगा देने से इस पूरे शाफ्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाती है। तो फ्लाई व्हील्स जो है वो इंजन में क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? टू इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट ऑफ द इंजन बाय व्हिच वी कैन ऑब्टेन या प्रोड्यूस अ कांस्टेंट मोशन ऑफ द इंजन। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ भाई, Yes, sir. ठीक है। सेकंड एग्जांपल लिखो। पहला एग्जांपल आपने लिख दिया था, सेकंड एग्जांपल लिखिए। इंजन्स आर प्रोवाइडेड विद फ्लाईव्हील। इंजन्स आर प्रोवाइडेड विद फ्लाईव्हील्स, ठीक है। इंजन्स आर प्रोवाइडेड विद फ्लाईव्हील्स। अब क्यों, तो उसको आगे दो ऐसे डॉट लगा के आगे उस बात को एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए, ऐसे डॉट लगा के आगे लिखिए, टू इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टू इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया of shaft of the engine by which we can obtain constant motion of the engine, by which we can obtain constant motion of the engine। चलो देखो, एक काम कर लेते हैं, ये जो सैफ्ट है ना, सैफ्ट की जो मैं बात कर रहा था उसका एक दो पिक्चर आपको दिखा देता हूँ अभी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि सैफ्ट किसे कहते हैं, ठीक है। देखो, जस्ट अ मिनट टाइम दीजिए। स्क्रीन दिख रही है क्या अभी मेरी? हाँ भाई, अरे स्क्रीन Yes, sir. देखो, अगर ये स्क्रीन दिख रही हो तो ये जो मैंने थोड़ा सा डायग्राम जो बड़ा करके जो दिखाया है यहाँ पे, आप देखिए ये जो ट्रक है, ट्रक के अंदर एक रॉड लगी होगी और ये पीछे वाले पहिए को कनेक्ट कर रही है इंजन से, तो इसी रॉड को हम सैफ्ट कहते हैं। ये और अच्छे तरीके से देखो, शायद इस वाले डायग्राम में दिख रही है। ये जो रॉड दिखा है कभी, ये वाली रॉड, बोलो हाँ भाई, बोलो बोलो। Yes. इसी इसी रॉड को ही सैफ्ट कहा जाता है, ठीक है। ये मतलब ये ट्रक की सैफ्ट है। बाकी हर एक इंजन में कहीं ना कहीं ये सैफ्ट तो आपको मिल ही जाएगी, जो कि रोटेट करती हुई एक रॉड होती है और कुछ भी नहीं, ठीक है।
रोटेट करती हुई एक रॉड होती है जिसको हम शैफ्ट बोलते हैं। ये भी किसी चीज़ का शैफ्ट दिखाया गया है, आप देखिए ये मतलब और अच्छे से दिख रहा होगा, है ना? ये जो रॉड आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, ये जो है वो शैफ्ट है ना? ये पूरी रॉड रोटेट करेगी और यहाँ पे इंजन का पार्ट है और पीछे ये व्हील है, तो इस व्हील को और इस इंजन को कनेक्ट करने का काम ये शैफ्ट कर रही है। इसी के थ्रू इस पीछे वाले व्हील में रोटेशन दे पाते हैं, इस इंजन को रोटेट कराने के बाद। तो ये रोटेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है। चलो। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास। तो पीछे मैंने आपको बता दिया था कि उसके लिए फार्मूला आपको क्या लगाना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी पॉइंट मास है, एग्जांपल के तौर पे लेट की हमने हाइड्रोजन एटम लिया, ठीक है भाई, ध्यान सुनिए। लेट की हम लोगों ने एक हाइड्रोजन एटम लिया, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगी और न्यूक्लियस जो होगी इसके किनारे एक इलेक्ट्रॉन होगा जो रोटेट कर रहा होगा। ऐसे देखिए, न्यूक्लियस के किनारे एक इलेक्ट्रॉन होगा जो रोटेट कर रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये रोटेट कर रहा है। जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है वो है ये। तो कायदे से देखो ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पॉइंट मास है, मतलब यहाँ पे एक मास है जो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मास है जब वो रोटेट करेगा तो इस मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी पड़ सकती है अबाउट दिस पॉइंट, राइट। यहाँ से गुजरती हुई जो ऐसे लाइन होगी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो इस एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट मास की मेरे को क्या निकालनी हो सकती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से रोटेटिंग पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होगी, इसे मैं आर लिख ले रहा हूं, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ध्यान सुनिए भाई, ये चीज जो है इस इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां होगा, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही सेंटर से ही तो लोगे, ठीक है। सेंटर से जो ऐसी लाइन जो गुजरेगी इसी को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस इलेक्ट्रॉन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पॉइंट मास, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया। पॉइंट मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की ये परपेंडिकुलर दूरी हो गई आर, तो आर परपेंडिकुलर होगी। तो इस पॉइंट मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हमने बताया था कि I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, आर परपेंडिकुलर दूरी होती है। तो किसी भी पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ही कैलकुलेट की जाती है, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर इज द फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास। समझ में आया ये सारे सिंबल का क्या मीनिंग है? हाँ भाई, चलो आगे होगा। नोट पॉइंट के अंदर ये दूसरा पॉइंट लिखते हैं, नोट पॉइंट के अंदर दूसरा पॉइंट लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मल्टीपल पॉइंट मास सिस्टम, मल्टीपल पॉइंट मास सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मल्टीपल पॉइंट मास सिस्टम। कई बार ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक ही मास में होकर के कई सारे पॉइंट मास होते हैं और एक साथ घूम रहे होंगे, तो उस पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकल के आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज दैट जो डंबल वगैरह नहीं होते हैं, डंबल, तो जैसे मान लीजिए कि एक कोई पॉइंट मास यहाँ पे जिसकी वैल्यू कुछ होगी m1, यहाँ पे कोई कनेक्टिंग रॉड है, ये दूसरे एंड पे भी एक मास लगा हुआ है m2, और सपोज दैट कि ये जो पूरा सिस्टम है वो यहाँ से एक एक्सिस गुजर रहा है और इसके अबाउट ये रोटेट करेगा, मतलब कि यहाँ से हम लोग ऐसे इसको रोटेट कराएंगे, ऐसे है ना, ये इधर एक मास बीच में पकड़ के और हम ऐसे रोटेट कराएंगे। तो ये डंबल टाइप का हो गया, यहाँ पे m1 मास है, यहाँ पे m2 मास है, और बीच में यहाँ पे दे दिया हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो डिस्टेंस होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास के बीच की r1, ये जो है इसको हमने क्या ले लिया r2, r2 इतनी सी दूरी है और r1 इतनी सी दूरी है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो दो पॉइंट मास को मिला के एक सिस्टम बना दिया, दो पॉइंट मास को मिला के, और ये क्या बना दिया, एक सिस्टम। तो इस सिस्टम की मेरे को क्या निकालनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मल्टीपल पॉइंट मास सिस्टम। देखिए मल्टीपल पॉइंट मास को मिला के हमने ये सिस्टम लिया, इस सिस्टम की मेरे को क्या निकालनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो कुछ नहीं करना है, आप अगर दो पॉइंट मास है तो दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दो, सिंपल एडिशन कर दो और आपको पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगी। तो कहने का मतलब कि I बराबर होगा किसके, I1 प्लस I2 के। सिंपल एडिशन करते हो, जितने भी पॉइंट मास होते हैं सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके और सभी को ऐड करना होगा। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 में क्या लिखोगे M1 R1 स्क्वायर और I2 में क्या लिखोगे M2 R2 स्क्वायर। तो इस तरीके से इस पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आ जाएगी। यानी कि सिस्टम में हर एक पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए और फिर उसको ऐड कर दीजिए, तो पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाती है। कोई कंफ्यूजन बोलो? हाँ भाई बोलो, समझ में आया नहीं आया? ठीक है।
Yes, sir. Yes. चलिए, अब जो है वो थर्ड पॉइंट लिखिए नोट पॉइंट के अंदर, तीसरा पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। ठीक है, कोई भी रिजिड बॉडी है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगी? रिजिड बॉडी का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो हमारे पास एक कोई रॉड है, ठीक, और इस पूरे रॉड की मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, तो कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया होगा, मान लीजिए ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये रॉड घुमाई जा रही है, मतलब ये हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड को किनारे पे फिक्स करके और यूं घुमा रहा हूं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लाइन बन गई और इसके अबाउट मैं इसको घुमा रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि इस पूरी रॉड की हम लोग क्या निकालें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे आप देखिए क्या कॉन्सेप्ट होगा, आप बात को समझिए। जैसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला जो अभी तक है वो है mr स्क्वायर, और इसको लगाने की शर्त है कि ये पॉइंट मास के लिए वैलिड है, जबकि यहाँ पे इस पूरी रॉड का जो मास होगा वो पॉइंट मास तो नहीं है, तो डायरेक्टली ये फार्मूला यहाँ पे नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, हमें क्या करना होगा, इस पूरे रॉड में से एक कोई पॉइंट मास कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब हमें मानना होगा कि इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जाए, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट जिसका मास होगा dm, और इसकी यहाँ से कुछ ना कुछ दूरी होगी, मान लो r, तो इस छोटे से मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो क्या आएगा? mr स्क्वायर होता है, ये देखो mr स्क्वायर, मगर m में क्या लिखोगे? dm, और r स्क्वायर में क्या लिखोगे? ये वाली जो डिस्टेंस है, तो r स्क्वायर dm, r स्क्वायर पहले लगा दिया, और हमें पता है कि एक ही तो ऐसा dm बनेगा नहीं, बहुत सारे बनेंगे, तो सभी को ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट कर दो, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। यानी एक्सटेंडेड बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm। जब कभी भी एक्सटेंडेड बॉडी होगी तो मेरे को इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पॉइंट मास तो लेना पड़ेगा ना, बिना पॉइंट मास लिए क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो इसलिए मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, फिर उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। बोलो, बात पकड़ में आई? हाँ भाई बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. बनाओ इसको, बनाओ। नीचे एक टॉपिक लिखिए, फिर मैं बात करता हूँ इन सारे फार्मूलों को यूज कैसे करना है। नीचे टॉपिक लिखिएगा, फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। चलिए देखिए, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करती है? फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड। तो सबसे पहली बात, किसी भी, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो ये रॉड है, तो इस रॉड की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये कितना होगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे, किनारे एक्सिस ऑफ रोटेशन है या बीच में से एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस बात पे इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करती है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि सबके अबाउट अलग अलग आएगी। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन अगर हम चेंज कर दें, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको वहीं निकालना होगा जहां पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया होगा, बिना एक्सिस ऑफ रोटेशन दिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इम्पॉसिबल है, राइट? तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन पे फोकस करना होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है इस बात पे डिपेंड करेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पर्टिकुलर बॉडी की कितनी आएगी। ठीक है ना? तो पहला फैक्टर क्या है? पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। लिखो पहला फैक्टर, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरा फैक्टर देखिए, दूसरा फैक्टर शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर एक मतलब प्रेजेंट टाइम में जो व्हील्स वगैरह बनते हैं उनमें आप ध्यान से देखिए तो मोस्ट ऑफ द मास किनारे होता है, ठीक? अगर इस पूरे मास को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ठीक, मान लो ये दो तरीके के व्हील बना दिए, दोनों का मास 10 kg है, मगर क्या दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगी? क्या आप बताइए, क्या इन दोनों व्हील की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगी? हाँ भाई, No, sir. नहीं ना, No. मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं होगी। आपने क्या चेंज कर दिया? मास तो नहीं चेंज किया, मास तो दोनों का सेम है, आपने कहीं ना कहीं शेप और साइज चेंज कर दिया, ठीक है? यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मास किनारे किनारे कर दिया, यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो शेप एंड साइज को आप चेंज करोगे ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाती है। तो दूसरा फैक्टर ये हो गया, शेप एंड साइज, ठीक? पहला फैक्टर हो गया पोजीशन, दूसरा फैक्टर क्या हो गया? शेप एंड साइज। अच्छा, हम क्या चाहते हैं पता है? हम किस तरीके की बॉडी बनाना प्रेफर करेंगे टू इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान से देखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले में I बराबर क्या था? mr स्क्वायर। अगर हमें I ज्यादा चाहिए तो हम ये चाहते हैं कि R भी ज्यादा रहे, क्योंकि R ज्यादा करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगी। इसीलिए साइकिल के पहिए में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने के लिए ही आप देखिए, गौर से देखिए, तो ये जो पूरा मास है ये दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूर की तरफ रखा गया है,
ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा निकले, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले में mr स्क्वायर आता है, r जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ज्यादा। तो हम इंटेंशनली, हमारे बस में यही होता है, हम ये चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ द मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर रहे, किसी ऐसी जगह पे जहां पे हम चाहते हैं कि बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मिले। ठीक है, तो नोट पॉइंट में इस बात को लिखिए, नोट पॉइंट में लिखिएगा, टू इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, टू इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, mass distribution must be such that most of the mass lies far from the axis of rotation. Most of the mass lies far from the axis of rotation. चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या है लिखिएगा, क्वेश्चन क्या है लिखिएगा। मान लो हमने डायग्राम दे देते हैं सीधे, लेट के हमारे पास एक कोई रॉड है, इस पूरी रॉड का मास m है और पूरी रॉड का लेंथ कितना है, l है, पूरा मास m, पूरा लेंथ l। अच्छा पहले बात समझ लो, किसी भी रॉड को रोटेट करने के कितने तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में ये रॉड है, इस रॉड को रोटेट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे, ध्यान सुनना। एक तो ये हो सकता है कि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे बना लें और फिर उसके बाद इस रॉड को यूं रोटेट करें, यहां पे ऐसे रोटेट करें, तो ये जो लाइन है ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी खास बात क्या है पता है, कि ये एक रॉड के एंड से गुजर रही है और रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू एनी वन एंड ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर द लेंथ ऑफ द रॉड। जो रॉड की जो लेंथ है उसकी परपेंडिकुलर भी है और एक एंड से ये पास हो रहा है, कौन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरा हम ये कर सकते थे कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को बीच में शिफ्ट कर दें यहाँ पे, और फिर ये रॉड ऐसे रोटेट करें, ये भी हो सकता है कि हम इस रॉड को ऐसे रोटेट करा दें। यहाँ पे खास बात क्या होगी कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की पहचान है कि इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास हो रहा है, कौन, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और समझ लो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे भी तो हो सकता है, मान लो ये रॉड ऐसे रोटेट कर रही हो, ये रॉड ऐसे रोटेट कर रही हो, तो इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, गौर से देखो यहाँ है, ऐसे एक लाइन जूम करो जो यहां से पेनिट्रेट करते हुए इधर निकल जाएगी, तो ये पूरी जो लाइन होगी ये क्या होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की खास बात क्या है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अलोंग द एक्सिस ऑफ द रॉड लाई कर रहा है। देखो अलोंग द एक्सिस, भाई रॉड का भी एक्सिस यही है और उसी के अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आपने बना दिया। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कई सारे हो सकते हैं इस रॉड को घुमाने के, क्योंकि तरीके कई सारे हो सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट पॉसिबिलिटी आप देख रहे हो ना, इन सबके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी पड़ेगी इस रॉड की। तो ये जो हमारा जो क्वेश्चन है, पूरी मास m, पूरी लेंथ l और एक्सिस ऑफ रोटेशन दे दिया यहाँ पे, और इसके अबाउट ये ढूंढेंगे। ठीक है, यानी कि ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बनाने के बाद आगे मैं स्टेटमेंट भी लिख दे रहा हूं। डायग्राम बनाइए पहले, तो बन गया। लिखिए इन द गिवन डायग्राम, लिखो इन द गिवन डायग्राम फाइंड आउट, इन द गिवन डायग्राम फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिखिए अबाउट एन एक्सिस passing through any one end of the rod, about an axis passing through any one end of the rod and perpendicular to the length of the rod, perpendicular to the length of the rod। नोट कर लिया क्या, बोलो। Yes. चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, बोलो। ये पॉइंट मास के फार्मूले से होगा या इंटीग्रेशन से होगा, क्या लगता है आपको? इंटीग्रेशन। हाँ, इसमें मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे, देखो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिर से फार्मूला समझ लो, बेसिक वाला क्या है, mr स्क्वायर, मगर ये लगता है पॉइंट मास के लिए। ये पॉइंट मास नहीं है कि आपने पूरा मास m ले लिया, पूरी लेंथ l ले लिया और ml स्क्वायर कर दिया, आंसर आ जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट मास नहीं है। ठीक है, पॉइंट मास जो होता है वो बनाना पड़ता है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें सोल्यूशन में, कि मान लो कि हमने यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लिया,
और इस छोटे से एलिमेंट को डिफाइन कर दिया कि यहां से आर पे जाके डीआर विड्थ का, ये जो विड्थ है वो कितनी है, डीआर, आर पे जाके डीआर विड्थ का एक हमने एलिमेंट ले लिया। ठीक, अब देखो ना, ये जो छोटा सा मास होगा ये पॉइंट मास तो हो ही जाएगा, इसका अपना एक मास होगा डीएम, बट ये प्रॉब्लम और भी है, ये डीएम ये डीआर दो तो नहीं हो सकते। लास्ट क्लास में ऐसी बातें कर चुका हूँ, सेंटर ऑफ मास में इस तरीके की बातें कर चुका हूँ। ठीक है, आपने यहाँ डीआर इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ डीएम भी इंट्रोड्यूस कर दी, तकलीफ में पड़ जाओगे क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। तो यहाँ पे एक काम कर लो, डीएम को कैलकुलेट कर लो। डीएम को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या देखिए जरा, एम बाई एल डी आर लिख सकते हैं। बोलो भाई, कितने लोगों को समझ में आया, बोलो बोलो। Yes, sir. सेंटर ऑफ मास जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। डीएम डीएम मास, Yes, sir. डीएम मास जो है वो इसमें, तो डीएम मास निकालने के लिए एम बाई एल डी आर, ऐसा इसलिए क्योंकि एल लेंथ में मास जो था वो एम था, तो वन लेंथ में मास क्या होता है, एम बाई एल। तो इसकी जो डीएम मास की जो खुद की लेंथ हमने लिया है वो कितना लिया है, डीआर लिया है, तो डीआर में जो मास आएगा वो क्या आएगा, एम बाई एल डीआर। हालांकि ये घिसी-पिटी बातें मैं कर रहा हूँ, अच्छे से मैं सेंटर ऑफ मास वाले में बता चुका हूँ इसके लिए क्या क्या तरकीबें होती हैं। फिर आप डबल डबल ये डीआर डीएम नहीं लिख सकते, आप अगर लिख रहे हो तो बाद में उसको ब्रेक करो, राइट। अब देखिए हमको क्या पता है कि आई बराबर इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम, भाई एक्सटेंडेड बॉडी के लिए यही लिखते हो, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम। तो ये जो डीएम है, डीएम को डीआर के टर्म में लिख दो, तो इंटीग्रेशन आर स्क्वायर एम बाई एल डीआर, एम बाई एल डीआर। ठीक, अब ये इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट करते हैं, देखिए जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, तो एम बाई एल बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीआर, एम बाई एल जो है वो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। पूरी रॉड का मास और पूरी रॉड की लेंथ चेंज होने वाला नहीं है। आर की लिमिट क्या लगाओगे, बोलो क्या लग रहा है आपको, लिमिट बोलो भाई। आर 0 to L. आर 0 to L. बिल्कुल, आर यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि ये एलिमेंट हम बिल्कुल पास लेंगे तो यहाँ ले लेंगे और बिल्कुल दूर लेंगे तो यहाँ ले लेंगे। लिमिट रखने का यही तो तरीका होता है कि एलिमेंट सबसे पास में लो और फिर देखो कि वेरिएबल की वैल्यू क्या आई, सबसे दूर में लो फिर देखो कि वेरिएबल की वैल्यू क्या आई। तो अगर ये डीएम यहाँ पे लेंगे तो वेरिएबल हमारा आर था, ये वेरिएबल क्या था, आर था, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। सबसे दूर एलिमेंट लोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, लेंथ के बराबर, तो ये हो गया 0 से लेके एल तक। तो इस तरीके से जो आई है वो बनेगा m बाई एल, और देखो ना आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे आर क्यूब डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो 3 को यहाँ बुला लो। लिमिट आप सॉल्व करने जानते हैं, 0 से लेके एल तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका मतलब आई बराबर 1/3 m बाई एल, अपर लिमिट यानी आर की जगह पे एल लिखोगे तो ये क्या आएगा, एल क्यूब माइनस 0 क्यूब, ठीक है, एल से एल कटेगा तो आई बराबर क्या आएगा, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इज द आंसर। तो एंड के अबाउट इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गई, एम एल स्क्वायर बाई 3, मतलब जो हमारी रॉड थी एंड के अबाउट उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, एम एल स्क्वायर बाई 3। इसको याद भी रखना पड़ेगा, लास्ट में वो जो रिजल्ट आ रहा है उसे याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बना लो और आगे इसको लिख लेना, लर्न इट, इस फार्मूले को याद रखिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट काम आएगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, आसान सी चीज है। बना लिया, बोलो आगे बढ़े। Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन लिखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the length of the rod and passing through its center। चलिए देखिए क्वेश्चन का सलूशन। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि हमारी जो ये रॉड है, जो ही बातें दिया होगा, इसका पूरा मास और इसकी लेंथ, ठीक। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में लिखा गया है कि वो सेंटर से पास हो रहा है, लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और मेरे को निकालनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की खास बात क्या है कि लेंथ के परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड। कैसे निकलेगी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके लिए तरीका क्या भाई, देखिए फिर से वही बात कि हमने मान लिया कि आर पे जाके डीआर लेंथ का एक एलिमेंट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास एक छोटा सा मास है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही दूरी मानूंगी इसकी, तो ये आर, और आर पे जाके इसकी खुद की विड्थ कितनी हो गई, डीआर, ठीक है, आर पे जाके डीआर विड्थ ले लिया। अब हमें पता है कि इसका खुद का डीएम भी मास होगा, मगर इस डीएम को ब्रेक करना पड़ेगा, तो फिर वही बात कि एम बाई एल डी आर, एम बाई एल डी आर, क्योंकि टोटल मास एम था और टोटल लेंथ एल थी। मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, तो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम, ठीक।
तो dm की वैल्यू ये पूरी रख दो, तो r स्क्वायर और उसके बाद m बाई एल इंटू डी आर और इस पूरे का इंटीग्रेशन। जो कांस्टेंट पार्ट है उसे आप बाहर ले लीजिए, तो m बाई एल बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन r स्क्वायर डी आर। लिमिट बोलो भाई क्या लिखे? 0 to L by 2. अच्छा ठीक है, बढ़िया है, 0 टू l बाई 2। अच्छा 0 का मतलब क्या हम यहाँ पे, हाँ No sir, end पे. एक मिनट, अब जो भी पूछेंगे हम उनका आंसर करोगे तभी समझ पाओगे लिमिट वाली बात। पहली बात, हम लिमिट किसका रख रहे हैं? आर की हम लिमिट रख रहे हैं, देखो आर की लिमिट रख रहे हैं। तो आर अगर मैं बोल रहा हूँ 0, इसका सीधा मतलब है कि हम यहाँ पे हैं। क्यों? क्योंकि आर को हम यहीं से मेजर कर रहे थे। ये देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस मास की दूरी हमने आर लिया था, तो जब हम आर 0 कहते हैं इसका मतलब है कि हम यहाँ पे खड़े। मैं सही बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बोलो? हाँ भाई, Yes sir. Yes, sir. अब एक चीज समझना, लिखना नहीं। मान लो हम 0 लिख देते हैं और फिर जैसा कि उन्होंने बोला l बाई 2, तो अगर मैं l बाई 2 लिख दूं तो इसका मतलब हम कहां खड़े हैं पता है? यहाँ पे खड़े हैं l बाई 2। अरे पूरी लेंथ l थी तो यहां से यहां तक l बाई 2 होगा। तो अगर मैं 0 से l बाई 2 हम लोग अगर लिमिट लगाएं तो क्या पूरी रॉड कंसीडर हुई है या अभी आधी रॉड कंसीडर हुई है? हाफ रॉड कंसीडर हुई है हमारे हिसाब से तो। हाँ भाई, Yes, sir. अगर हम 0 से l बाई 2 तक लिमिट लगाएंगे, 0 से l बाई 2 का मतलब हुआ यहाँ 0 और यहाँ l बाई 2, तो 0 से l बाई 2 तक लिमिट लगाए तो इतनी रॉड कंसीडर हो गई। अच्छा ये पीछे वाली छूट गई, मेरे को तो पीछे वाली भी लेनी थी। अब क्या करें बोलो? ये तो गलत है, सही करो, जल्दी जल्दी सही करो। क्या लिखे? जो जो आता है बोलो ना भाई, मैं बताऊंगा ना गलत क्या हो कि सही क्या। गलत जानोगे तभी तो सही समझ में आएगा। जल्दी बोलो क्या समझ में आ रहा है? L by 2 and L. क्या चीज? फिर से l बाई 2 से l, यही बोल रहे हो? Yes, sir. अच्छा बेटा एक बात बताओ, l बाई 2 का मतलब जानते हो क्या है? l बाई 2 का मतलब हम इस वाले एंड पे हैं, सही बोल रहा हूँ? बोलो जल्दी से। Yes, sir. हाँ, l बाई 2 का मतलब हम यहाँ पे हैं, l का मतलब हम कहाँ हैं? यहाँ पे हैं। अरे ये l बाई 2 है तो l तो कहीं यहाँ होगा, मतलब हम बात इसके बीच में कर रहे हैं, इसके बीच में तो हमारी रॉड ही नहीं है। l बाई 2 से l तो सोचना गुनाह है, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ सोच रहे हैं। ये क्या तरीका हुआ? क्यों नहीं बात समझ रहे हो? r की लिमिट रखनी है। देखो एलिमेंट कहां से कहां तक जाता है, वेरिएबल की लिमिट उसी के बीच में रखनी होती है। वेरिएबल यहां कौन है? r। एलिमेंट पूरे रॉड पे चलेगा, तो r के बारे में सोचो ना, r की वैल्यू पूरे रॉड पे क्या ली जा सकती है? अच्छा r मेजर हो रहा है यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो l बाई 2 से l तो गलत है। अगला बोलो, नहीं आ रहा है किसी को क्या? किसी के मन में कोई भी वैल्यू आ रही है तो बोलो ना, मैं बताता हूँ। सर जो आंसर आएगा वो आधी रॉड के लिए आएगा, अगर हम उसका डबल कर लें तो। नहीं, अगर डबल कर रहे हो तो इस बात को प्रूव करो कि इस हाफ लेंथ की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी और इस हाफ की जो आएगी वो सेम आएगी, या तो इस बात को प्रूव करिए। ठीक, अब वो तो लंबा काम हो जाएगा। सुनो, अच्छा मैं बताता हूँ, आप फिर से सुनना। सबसे पहली बात, हमें लिमिट रखनी है आर की, और आर मेजर हो रहा है इस एक्सिस से। लिमिट हम किस हिसाब से सोचते हैं? हमारा जो वो एलिमेंट होता है, हम देखते हैं कि वो कहां से कहां तक दौड़ाया जा सकता है। एलिमेंट अभी हम यहाँ लिए पड़े, मगर हमें पता है कि एलिमेंट तो इस पूरी रॉड पे हम कहीं भी ले सकते थे, यानी कि सबसे पीछे अगर लेते तो ये एलिमेंट हम यहाँ लेते, और सबसे आगे अगर लेते तो ये एलिमेंट हम यहाँ लेते। मतलब हमारी लिमिट यहां से यहां तक होनी चाहिए, यहां से यहां तक लिमिट होनी चाहिए। किसकी? आर की। तो अब एक चीज सोचो, यहां से ये दूरी कितनी है? l बाई 2। यहां से ये वाली दूरी भी कितनी है? l बाई 2। तो अगर आप लिखोगे l बाई 2 से l बाई 2, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। पता है क्यों? l बाई 2 का मतलब वो समझ रहा है ये, और आप उसको कहना चाह रहे हो नहीं पीछे l बाई 2 और आगे l बाई 2। तो ये तो बात आपके मन में चल रही है ना, सामने वाले के मन में कैसे पता चलेगा कि l बाई 2 का मतलब आगे पीछे हो रहा है? यहाँ पे तो l बाई 2 पीछे भी जा रहा है और l बाई 2 आगे भी जा रहा है। और अगर सामने वाला नहीं समझ पाएगा तो ये इंटीग्रेशन भी नहीं समझ पाएगा। इंटीग्रेशन समझदार आदमी है ना? l बाई 2 से l बाई 2 कर दोगे ना तो कुछ निकलेगा ही नहीं। पता है l बाई 2 ये पीछे हो रहा है, l बाई 2 ये आगे हो जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है। पीछे के लिए माइनस l बाई 2 और आगे के लिए प्लस l बाई 2। बात हो गई खत्म। माइनस l बाई 2 से प्लस l बाई 2 तक। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ भाई बोलिए। Yes, sir. अब देखो, माइनस l बाई 2 से प्लस l बाई 2 तक लिमिट होगी। अब इस लिमिट को मेरे को सॉल्व करनी है, तो देखिए ध्यान से, i बराबर m बाई एल तो यहीं बाहर आ जाएगा,
और ये देखो आर स्क्वायर है ना, तो ये 3 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा आर क्यूब, और इसमें लिमिट जानते ही हो, लोअर लिमिट क्या होगी L/2, अपर लिमिट क्या होगी प्लस L/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो I बराबर m/3, ये r कहां से आ गया, L था ये, और अपर लिमिट यानी L/2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा L/2 का क्यूब, फिर माइनस लोअर लिमिट ये चीज है, इसी की जगह पे जाती है वो, तो माइनस L/2 और इस पूरे का क्यूब, तो ये ब्रैकेट हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा I इक्वल टू m/3L, और ये आएगा L क्यूब डिवाइड बाई 2 टू द 3 3 8, माइनस इसमें से एक माइनस आएगा जो प्लस बना देगा, और ये आ जाएगा L क्यूब डिवाइड बाई 8। ध्यान देना यहाँ पे जीरो कर दोगे गलती से, अंदर से एक माइनस आ जाएगा तो इस माइनस को प्लस बना देगा। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, तो ये 2 आएगा और ये 8 को कैंसिल करोगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12, ठीक है, ml स्क्वायर बाई 12 इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है, नोट करो इसको, बना लिया क्या? Yes, sir. चलो, मेरे को एक बात यहाँ पे आपको फिर से याद दिलानी है, वो ये है कि आपने क्या ये बात नोटिस किया कि हमारी जो रॉड है, पिछले सवाल को इस सवाल को आप कंपेयर करिए, हमारी जो रॉड है पिछली बार भी वही रॉड थी जिसका मास m लेंथ, इस बार भी वही है मास m लेंथ l। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पिछली बार हमने लिया था ऐसे एंड से गुजरता होगा, अब की बार ले लिया सेंटर से गुजरता होगा। इसी रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पिछली बार आई थी ml स्क्वायर बाई 3 और अब की बार आ रही है ml स्क्वायर बाई 12। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया जा रहा है। तो अगर एंड के अबाउट देखा जा रहा है तो ml स्क्वायर बाई 3 आ रहा है, और अगर मैं सेंटर के अबाउट देख रहा हूँ, ये सेंटर है, सेंटर के अबाउट देख रहा हूँ तो क्या आ रहा है, ml स्क्वायर बाई 12 निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलने से देखो यहाँ से ये बात प्रूव हो रही है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल देने से एक ही बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाती है। दैट मींस कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी की क्या होगी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ भाई, चलो ठीक है। अब जो है एक चीज बताओ, इन दोनों को जरा कंपेयर करो, इस वाले केस को, ये पहली केस को और इस दूसरी केस को आप जरा कंपेयर करिए, किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा निकल के आई, पहले वाले की कि दूसरे वाले की? तो पहले वाले की ज्यादा है। पहले वाले की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ml स्क्वायर बाई 3, ये बाई 3 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ml स्क्वायर बाई 12, ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी रॉड को एंड से फिक्स करके घुमाया जाए तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होती है, सेंटर से फिक्स करके घुमाओगे तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होती है। अब इसका यूज कहाँ होता है, आप देखिए ध्यान से, इसका यूज होता है जैसे आपने जो फैन होते हैं ना, जितने भी सीलिंग फैंस हो गए या वॉल फैन भी आप देखिएगा, तो उसमें जो विंग्स लगी होती है, आपने कभी नोटिस किया है सेंटर से वो विंग्स बधी होती है या एंड से बधी होती है? कहां से बधी होती है भाई बताना? जो सीलिंग फैन वगैरह होते हैं, मान लो ये उसका ड्रम हो गया, मोटर होती है, इसकी जो विंग्स होती है वो कहां से बधी होती है, सेंटर से या एंड से? जल्दी बोलो। एंड से। सर सेंटर। अबे यार, एंड से बधी होती है। कहां सेंटर से बधी होती है? एंड से बधी होती है ना भाई। देखो अपने अपने छत के ऊपर, मतलब सर के ऊपर, सॉरी, यहाँ पे साफ साफ ऐसे होता है, मैं बना नहीं पाऊंगा बट आप समझिए इस बात को, ऐसे एंड से बधी है ना, ऐसे देखो ना, 3 या 2 ही वाले को देख लो क्या फर्क पड़ता है। ठीक, ये एंड से बधी है, कितने लोगों को सेंटर से लग रहा है, इसमें एंड से बधी है ना। विंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी जो विंग्स होती है मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि विंग्स कहाँ से बधी है। आप अगर इसको देखो, यस सर, एंड से बंदी। इसको देखोगे तो ये रॉड टाइप का है, और ये रॉड कहां से बधी है, एंड से बधी है। ये वाली रॉड भी कहां से बधी है, एंड से बधी है। ये भी क्यों ऐसा किया गया है, टू इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, ताकि एक बार पंखा अगर घूम जाए तो फिर वो घूमते ही रहे, हमें कम एफर्ट करने की जरूरत पड़े। अगर सप्लाई थोड़ी फ्लक्चुएट भी करे तभी भी उसकी स्पीड में बहुत बड़ा चेंज देखने को ना मिले, तो इसलिए वहां पे ऐसे डिजाइन बनाई गई है। आप गौर से देखिए, ठीक है। तो ऐसे में बीच बीच में जहां जहां पे कैलकुलेशन हम करेंगे वहां पे हम बीच बीच में आपको रिकॉल करते रहें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वहां पे यूज क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाई गई है, तो आपके जो सीलिंग फैन है उसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज किया गया है, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में परेशानी जरूर होती होगी, स्टार्टिंग में पंखे को चलाने में इससे दिक्कत भी आती होगी, बट वो दिक्कत हम एडजस्ट कर पाएंगे क्योंकि वो एक बार की बात है। बाद में तो फिर वो सूटेबल हो जाएगा हमारे लिए, एक बार घूम जाएगा तो उसको घुमाते रहना थोड़ा आसान पड़ेगा। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाया गया है, ओके। अब देखो,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैं ज्यादा नहीं मान के चलिए कि हो सकता है कि 1 या 2 लेक्चर में और पढ़ाऊंगा और 1 या 2 लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सारा आपका खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए कोई होमवर्क तो इसमें हो नहीं पाएगा। आप बस पीछे का क्लास नोट्स रिवाइज करके आइएगा। जो क्वेश्चंस मैंने आज अभी क्लास में कराए हैं, इन्हीं को सिर्फ कर लेना और क्लास नोट्स को रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो फिर काफी कुछ क्वेश्चन एक ही साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मिलेंगे।